हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। एमपीजीके की इस श्रृंखला को जो हम लगा रहे हैं, परीक्षा धाम की बुक को कवर कर रहे हैं। पूरा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू को हम यहाँ पर जो है कवर कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। भौगोलिक स्थिति, पड़ोसी राज्य, जिले एवं संभागों के बारे में हमने पूरा डिटेल में बात किया था। शायद आप लोगों ने वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा। आज जो होगा मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन के बारे में बात करेंगे। इन दोनों चैप्टरों से वेरी इंपॉर्टेंट श्रेणी में अगर कहा जाए तो भौतिक विभाजन है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं, तो इसीलिए बात करेंगे। फिर उसके बाद हमारा ये चैप्टर जो खत्म हो जाएगा तो ऐतिहासिक प्रदेश, अर्थव्यवस्था, इन सभी चैप्टरों पर एक एक करके जो है बात करेंगे। चलिए, आज का हमारा पहला चैप्टर की बात करेंगे तो प्राकृतिक विभाजन, भूगर्भिक संरचना के बारे में बात कर देंगे। एक छोटा सा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग किस किस शहर से वीडियो देख रहे हो कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली जो भी नई वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि इस चैनल पर हम करंट अफेयर्स लगा रहे हैं, और करंट अफेयर्स ऐसी वैसी नहीं, एग्जाम पीडिया की करंट अफेयर्स आती है उसको हम कवर कर रहे हैं। सिलेक्शन तक एमपीजीके की बुक आती है उसको भी हम कवर कर रहे हैं। आप जाके चैनल पर एक बार जरूर देख लीजिएगा। चैनल पर जाओगे देखोगे तो आपको सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब यहीं से देखते रहोगे तो थोड़ी ना कुछ मिलेगा, तो देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम जूम कर लेते हैं, आपको क्लियर दिखाई देगा क्योंकि सारी चीजें आपको अच्छे से प्रॉपर दिख पाए। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? कहा जा रहा है कि जो वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य है इसको कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो आपका ऑप्शन रहेगा भाई 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। एमपीएसआई 2017 में आया क्वेश्चन है, भौतिक प्रदेशों में 7 में बांटा गया है। 7 की बात किया है तो मध्य भारत का पठार, मैप रख के देखो, मैप रख के बैठो, मैं डेली कहता हूं, मैं ना मैप पे ड्रॉ करते चलो। मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, सतपुड़ा पर्वतीय पठार, नर्मदा घाटी पठार एवं बघेलखंड का पठार। तो 7 भौतिक प्रदेशों का मध्य प्रदेश को जो है आपका बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, कौन सा मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो अभी अगर मैंने आपको ध्यान होगा, मैंने 7 भौतिक प्रदेश बताए थे, जिसमें मध्य भारत का पठार बताया, मालवा का पठार बताया, बुंदेलखंड का पठार बताया। क्या बघेलखंड पूर्वी पठार मैंने बताया था? तो आप कहोगे सर नहीं बताया। तो मतलब कि बघेलखंड पठार, पूर्वी पठार जो है मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता। कहीं लिखा है बघेलखंड का पठार पूर्वी पठार? नहीं लिखा ना, तो मतलब कि यह नहीं आता है, ध्यान रखो। तो मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी और पूर्वी पठार बघेलखंड के पठार में जो है किया जाता है। ये प्रॉपर अलग है। लेकिन आप कहोगे मध्य उच्च प्रदेश में आता है? तो नहीं आता है। मध्य उच्च प्रदेश में मध्य भारत का पठार आता है, बुंदेलखंड का पठार आता है, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार एवं नर्मदा घाटी क्षेत्र आता है। सतपुड़ा में पश्चिमी में राजपीपला आता है, जो आप गुजरात वाले साइड देखोगे। मध्य में महादेव आता है, जो आप मध्य प्रदेश के मध्य में देखोगे। और पूर्वी श्रेणी में मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मैकाल श्रेणी आती है। और उसके थोड़ा सा आप उत्तर पूर्व में देखोगे तो बघेलखंड का पठार जो है शामिल किया जाता है। तो यह मध्य उच्च प्रदेश में जो है नहीं आता है। अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली एवं विंध्य पर्वतमाला है, ये राजस्थान में अरावली हो जाएगी, और ये मध्य प्रदेश में आपकी विंध्यन हो जाएगी। अब कहा जा रहा है कि इनके बीच में कौन सी श्रृंखला या कौन सा पठार जो है स्थित है? तो आप कहोगे मालवा का पठार है। कौन सा? मालवा का पठार जो है आपका इन दोनों श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। ए ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। भाई छोटा नागपुर का पठार तो है नहीं, दक्कन का पठार भी नहीं है, और परायदी पठार भी नहीं है, तो मालवा का पठार है। थोड़ा अच्छे से गौर करना, मिल जाएगा। मालवा के पठार की बात किया तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में है, और अरावली पर्वत और विंध्यन पर्वत श्रृंखला के मध्य में है। इसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 28% भाग पर यह फैला हुआ है, मालवा का पठार मध्य प्रदेश में। इसका निर्माण दक्कन ट्रैप की लावा एवं बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से मालवा पठार का निर्माण जो है किया गया है। मध्य प्रदेश के किस शहर को प्रत्यक्ष शहर कहा जाता है ना? तो चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको पता हो तो बताइएगा। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में सबसे बड़े भौतिक भूभाग के रूप में किस पठार का विस्तार है? अब क्या कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का, मान लो ये मैप है मध्य प्रदेश का, इसका जो पश्चिमी वाला वेस्ट वाला जो भाग है, कहा जा रहा है कि इसका सबसे बड़ा भूभौतिक भूभाग जो है पठार किस विस्तार का भाग आता है? तो अभी बताया था 28% आता है मालवा के पठार का। कौन सा? मालवा के पठार का आता है, तो 28%। तो आपको ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही रहेगा। पश्चिम में मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा पठार जो है मालवा का पठार है। मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? आप कहेंगे समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। कैसी? समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। इसके बारे में समझते हैं। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की जलवायु समशीतोष्ण है,
इंदौर यहीं पड़ता है ना। तो देखा होगा इंदौर में ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी होती है ना। तो सामान्यतः गर्मी भी सामान्य रहती है और ठंडी भी सामान्य यहाँ होता रहती है। मालवा की जलवायु को चीनी यात्री फायान ने कहा है कि विश्व की श्रेष्ठ जलवायु की संज्ञा दी है। तो कभी याद आए कि किस चीनी यात्री ने मालवा की जलवायु को विश्व की सबसे सुंदर जलवायु कहा है या श्रेष्ठ जलवायु कहा है, तो मालवा की जलवायु कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मालवा के पठार में सबसे गर्म माह कौन सा है। तो मालवा के पठार का सबसे गर्म महीना पूछ रहा है कौन सा है, आप कहोगे मई। मई जो है मालवा में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। हालांकि गर्मी इतनी होती नहीं है कि आप एसी चलानी पड़े, अब आप ये सोच लो। तो सामान्यतः यहाँ पे गर्मी होती है, लेकिन मई में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। दिसंबर जनवरी में सबसे कम तापमान रहता है और मालवा सर्वाधिक तापांतर जो देखने को मिलेगा मार्च के महीने में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मालवा के पठार के बारे में विचार कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। चलिए विचार करते हैं। कहा जा रहा है कि पठार का जो दक्षिण और पूर्व की ओर है, मालवा के पठार कहा जा रहा है कि दक्षिण पूर्व, अरे भाई दक्षिण पूर्व की ओर नहीं है, उत्तर पूर्व की ओर है। कैसा है, नॉर्थ ईस्ट की ओर है। इसका ढाल जो है वो नॉर्थ ईस्ट की ओर है, इस टाइप में है, ध्यान रखिएगा। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है। तो भाई इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा नहीं है बल्कि सिगार है। हाँ वही सिगार जो आप सोच रहे हो, सिगार है ना। तो मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, शिगार हो जाएगी। तो पहला भी गलत दूसरा भी गलत। यह पठार काली मिट्टी की अधिकता से फैला हुआ है, बिल्कुल, क्योंकि लावा और बेशार से बना है तो काली मिट्टी स्वाभाविक रूप से पाई जाएगी, बिल्कुल सही है। यह पठार के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, हाँ बिल्कुल कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश की कितने जिलों से गुजरती है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। भाई ये क्वेश्चन छोटा भी और पिछली वीडियो में बताया भी था। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मालवा के पठार के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। तीसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, जबकि पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत था। मालवा पठार का ढाल जो है उत्तर पूर्व की ओर है। सबसे ऊंची चोटी मालवा की सिगार है। काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है और कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मध्य उच्च प्रदेश के उत्तरी भाग में मालवा पठार के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो वैसे तो अभी क्वेश्चन में ऊपर ही बताया था, तो इसमें ज्यादा टाइम लगाने की आवश्यकता नहीं है। सिगार चोटी है मालवा के पठार की। मध्य प्रदेश में मालवा के पठार का ढाल किस दिशा की ओर है, तो आपका ऑप्शन रहेगा उत्तर पूरब की ओर है, नॉर्थ ईस्ट की ओर है। मध्य प्रदेश में मालवा पठार के मध्य भाग से कौन सी रेखा गुजरती है, तो अब इतना क्या सोचना है, कर्क रेखा गुजरती है। भाई भारत से केवल एक ही रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, तो आप कहेंगे कर्क रेखा गुजरती है। मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा सत्य है, तो अब बात की जा रही है कि मध्य प्रदेश की जो प्राकृतिक सीमा है, नेचुरल, वो जो ब्रह्मांड में अपने आप सीमा बनी है, उसकी बात कर रहा है कि सबसे कौन सी सीमा है सही। आपका ऑप्शन आएगा चंबल उत्तरी। चंबल उत्तरी सीमा है, चंबल उत्तरी सीमा है क्या, तो हम कहेंगे भाई चंबल उत्तरी सीमा है। ताप्ती दक्षिणी सीमा है, बिल्कुल ठीक है। तो ये नॉर्थ में चंबल हो जाएगी, साउथ में ताप्ती हो जाएगी। मेकाल पर्वत पूर्वी श्रृंखला है, तो ईस्ट वाला आपका पूरे बिल्कुल ठीक बात है तीनों। ऑप्शन रहेगा भाई डी वाला जो है सही हो जाएगा। उत्तरी सीमा आपकी चंबल नदी बनाती है जो कि यमुना में मिलती है। दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी बनाती है, जो कि आप देखा जाए तो ताप्ती नदी दक्षिण में बहती है। पश्चिमी सीमा आपकी अरावली पर्वत है ना, पश्चिमी अरावली पर्वत बनाता है। और पूर्वी सीमा मैकाल जो पर्वत है वो बनाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखो। मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में किस पठार का विस्तार पाया जाता है। मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में किस पठार का विस्तार है, तो बुंदेलखंड पठार का विस्तार है। उत्तर और मध्य में देखोगे आप, नॉर्थ वाले एरिया में अगर देखोगे तो आपको कौन सा मिलेगा, बुंदेलखंड मिलेगा। और थोड़ा इसके अगर नीचे मध्य में आओगे मिडिल में, तब भी आपको बुंदेलखंड नहीं मिलता है। तो बुंदेलखंड पठार का विस्तार जो है आपको मध्य एवं उत्तर मध्य में जो है आपका मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में स्थित है। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7.7% भाग जो है घेरे हुए है। जलवायु की बात की जाए तो ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी पड़ती है और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी पड़ती है। सीधी सी बात यह है, अगर गर्मियों के माह में आप यहाँ फंस गए तो बढ़िया गर्मी लगेगी आपको, और अगर सर्दियों के माह में, ठंडी के माह में अगर आप यहाँ रह गए तो बढ़िया ठंडी भी आपको यहाँ पर लगती है। तो उच्च गर्मी होती है, उच्च सर्दी की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। बुंदेलखंड पठार के बारे में कुछ तथ्य हैं, इसके बारे में समझते हैं कौन सा सही है। बुंदेलखंड पठार का ढाल जो है उत्तर की ओर है, किसका, नॉर्थ की ओर। अब नॉर्थ में क्या है भाई, उत्तर प्रदेश है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि बुंदेलखंड पठार का विस्तार जो है उत्तर प्रदेश की ओर है, उत्तर की ओर है। भाई बिल्कुल बात करेक्ट है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है, बिल्कुल। मालवा पठार की ऊंची चोटी की पूछा है सिगार है, लेकिन अगर बुंदेलखंड पठार की चोटी की पूछा है सबसे ऊंची तो सिद्ध बाबा है, बिल्कुल करेक्ट है। इस पठार में काली मिट्टी कैसे पाई जाएगी, यहाँ काली मिट्टी जो है नहीं पाई जाती है।
इस पठार की प्रमुख नदियां धसान, उर्मिल एवं केन है। तो धसान, उर्मिल, केन यहाँ की प्रमुख कुछ नदियां हैं, ये भी करेक्ट सही है। तो यहाँ पर हम कहेंगे 1, 2, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ काली मिट्टी नहीं पाई जाती, यहाँ पर कैसी मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। मिश्रित मिट्टी मतलब मिली जुली मिट्टी का जो है देखने को आपको यहाँ पर बुंदेलखंड पठार में मिलती है। सबसे पिछड़ा क्षेत्र अगर पूछा जाए तो आप कहोगे बुंदेलखंड क्षेत्र ही आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अभी बताया सिद्ध बाबा चोटी है ना। देखो डेयरी फेडरेशन 2016 में क्वेश्चन आया था ये। बात करेंगे मध्य प्रदेश में स्थित मालवा पठार के पूर्वोत्तर में किस पठार का विस्तार है? मालवा पठार के पूर्वोत्तर मतलब कि उत्तर पूर्व में पूछ रहा है किस पठार का विस्तार है, तो आप कहोगे मध्य भारत पठार का विस्तार है। देखो पुलिस आरक्षक में आया क्वेश्चन है, आईटीओ में आया हुआ क्वेश्चन है कि मालवा पठार के पूर्वोत्तर में किस पठार का विस्तार देखने को मिलता है? मध्य भारत पठार का विस्तार देखने को मिलता है। मध्य भारत का पठार गंगा यमुना बेसिन और मालवा के पठार के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। यह मालवा जो मध्य भारत का जो पठार है मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल 10.7% को घेरे हुए है। इसका निर्माण मुख्यतः विंध्यन शैल समूह की अपर्दन और नदियों के निक्षेपों के कारण इसका जो है निर्माण आपको देखने को मिलता है। मध्य भारत पठार के बारे में कुछ तथ्य हैं, इसका चयन कीजिए, देख लेते हैं। यह पठार पर प्रमुख नदी सोन है। अब मध्य भारत के पठार पर सोन नदी कहां से आ जाएगी, है ना, दिमाग लगाओ, सोन नदी कैसे आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो चंबल नदी जो है यहाँ की प्रमुख नदी है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया था। कछारी एवं जलोढ़ मृदा की यहाँ पर अधिकता है। हाँ, कछारी और जलोढ़ मृदा मिलती है, क्यों? क्योंकि नदी के कारण यहाँ पर जो है मृदा मिल जाती है, आप कहेंगे करेक्ट है। सरसों उत्पादन के कारण सरसों की हांडी भी कहा जाता है, बिल्कुल। भिंड मुरैना क्षेत्र में सरसों पीली है ना, तो सरसों की हांडी कहा जाता है, करेक्ट है। इस पठार में विषम जलवायु पाई जाती है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पठार मध्य भारत में विषम जलवायु देखने को मिलती है। तो 3, 4 सही है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मध्य भारत के पठार में चंबल नदी प्रवाहित होती है। कछारी और जलोढ़ मृदा की अधिकता है। सरसों उत्पादन के कारण सरसों की हांडी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्म हुई होती है और शीत ऋतु में अधिक ठंड की जलवायु होती है, इसलिए विषम जलवायु यहाँ पर जो है पाई जाती है। मध्य प्रदेश में सरसों की हांडी किस क्षेत्र को कहते हैं? शायद हो सकता है आपको थोड़ा बिलर दिख रहा हो, मुझे सही दिख पा रहा है। सरसों की हांडी किस क्षेत्र को कहते हैं? तो मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहते हैं। भिंड मुरैना में तो सरसों ही सरसों उगाई जाती है, सरसों की हांडी कहते हैं। मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश को विंध्यन कगार कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का एक ऐसा भौतिक प्रदेश है जिसको विंध्यन कगार कहते हैं। तो विंध्यन कगार जो है रीवा पन्ना के पठार को कहते हैं। रीवा पन्ना का पठार जो है विंध्यन कगार की श्रेणी में रखा जाता है। रीवा पन्ना पठार बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में है। जैसे मान लो ये आपका बुंदेलखंड का पठार हो गया और इसके दक्षिण पूर्व कहाँ होगा? यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ पर रीवा पन्ना का जो पठार है वो आपको मिल जाएगा। और बघेलखंड के पूछा जाए तो पश्चिम में है, तो यहाँ पर आपको बघेलखंड मिल जाएगा और इसके पश्चिम में देखा जाए तो आपके पाया जाता है। तो बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में है, बघेलखंड पठार के पश्चिम में है। मध्य प्रदेश के 10.36% भाग पर यह घेरे हुए हैं। विंध्यन शैल समूह के अपर्दन से इसका निर्माण हुआ है और विंध्यन कगारी और स्कार्प लैंड भी इसको कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, स्कार्प लैंड भी जो है इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रीवा पन्ना के पठार को विंध्यन कगारी भी कहा जाता है, स्कार्प लैंड भी कहा जाता है। रीवा पन्ना के पठार के बारे में विचार करें, सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए करते हैं। मध्य प्रदेश के कुल 10.36% भाग पर फैला हुआ है, करेक्ट है, अभी मैंने बताया। इस पठार में टॉन्स, बिछिया, केन नदियां प्रवाहित। ये बिछिया पहनने वाला तो होता ही होता है, लेकिन बिछिया नाम से नदी भी है ना। टॉन्स, बिछिया और केन नदियां यहाँ पर जो प्रवाहित होती हैं, करेक्ट है। इस पठार में चूना पत्थर, गेरू एवं हीरा उत्पादक क्षेत्र है, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन रहेगा डी, तीनों ही ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है। मध्य प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं? आहा, जैसे मनुष्य की रीढ़ की हड्डी होती है उसी तरह रीढ़ की हड्डी कह रहा है कि मध्य प्रदेश में किस कृषि एग्रीकल्चर के लिए, कृषि अर्थव्यवस्था के लिए किसको कहा जाता है? तो आप कहेंगे नर्मदा सोन घाटी को। नर्मदा सोन घाटी बहुत प्रमुख है ना। राज्य का 26% भाग नर्मदा सोन घाटी घेरे हुए, तो यह जो है आपकी रीढ़ की हड्डी कहलाई जाती है। मालवा तथा रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में है, सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में स्थित है। तो मालवा पठार ये हो जाएगा, रीवा पन्ना पठार ये हो जाएगा। तो इसकी क्या है दक्षिण में आपका कौन सी पड़ जाएगी? ये आपकी पड़ जाएगी नर्मदा सोन घाटी पड़ जाएगी। और अगर बात किया सतपुड़ा के उत्तर में, सतपुड़ा के उत्तर में, तो ये सतपुड़ा क्या हो जाएगी? सतपुड़ा साउथ में, तो ये सतपुड़ा के उत्तर में है और मालवा की ओर आपकी रीवा पन्ना पठार के दक्षिण में है। तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी? ये नर्मदा सोन घाटी हो जाती है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 26% भाग पर फैली है। इस घाटी का निर्माण कैसे हुआ? तो पश्चिम में दक्कन ट्रैप की चट्टानों से
पूरब में धारवाड़ से और विंध्य कृत की चट्टानों का निर्माण हुआ है। नर्मदा घाटी क्षेत्र को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, रीढ़ की हड्डी जो है कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, नर्मदा सोन घाटी के बारे में विचार कीजिए। नर्मदा सोन घाटी के बारे में विचार करना है तो कौन सा ऑप्शन सही है? मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 26% भाग, बिल्कुल करेक्ट है। सिंध पार्वती क्षिप्रा नदियां प्रवाहित होती हैं, सिंध पार्वती होती है गलत है ना। नर्मदा, यहां पर लिख देता हूं, जैसे नर्मदा, तवा, हिरन, शेर, अरे शेर नदी है ना, शेर, हथनी, शक्कर, हाँ शक्कर वो खाने वाली भी है, नदी भी है, दूधी, हाँ दूध भी पीने वाला है यहाँ। तो ये जो नदियां हैं नर्मदा, तवा, हिरन, शेर, हथनी, शक्कर, दूधी, ये नर्मदा सोन घाटी में प्रवाहित होती हैं। गेहूं, चना, गन्ना का उत्पादन के लिए अच्छा खासा यहाँ पर किया जाता विकास है। तो पहला और तीसरा सही है, तो सी वाले पे टिक लगाएंगे, दूसरा वाला गलत था, ध्यान रखिएगा। राजपीपला सतपुड़ा पर्वत के किस भाग में है? भाई कहा जा रहा है कि सतपुड़ा पर्वत, ये सतपुड़ा पर्वत है, ये सतपुड़ा पर्वत है। सातपुड़ा पर्वत के अगर पश्चिम में देखोगे तो आपको राजपीपला देखने को मिलता है। अगर मध्य में देखोगे, मिडिल में देखोगे तो महादेव देखने को मिलते हैं। और आपके अगर ईस्ट में, पूरब में देखोगे तो मेकाल श्रेणी देखने को मिलती है। तो सतपुड़ा के किस भाग में राजपीपला है? आप कह दोगे पश्चिम भाग में है। इसमें पश्चिम भाग में है। मध्य में महादेव है, पूरब में मैकाल है, पश्चिम में राजपीपला है। पूरी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की ही बात की जा रही है। सतपुड़ा पठार के बारे में विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए विचार करते हैं। सतपुड़ा पर्वत नर्मदा घाटी के दक्षिण में समानांतर स्थित है, बिल्कुल करेक्ट है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 15% भाग में है, नहीं 15% भाग में नहीं है, ये 11% भाग पर फैले हुए हैं। तो ऑप्शन पहले दूसरा गलत हो गया। इस क्षेत्र में दूधी, तवा, देनवा नदियां प्रवाहित होती हैं, करेक्ट है। इस पठार में छिछली, काली और लेटेराइट मिट्टी की अधिकता है। तो काली एवं लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, भी ठीक है। 1, 3, 4 ऑप्शन सही है, जबकि दूसरा वाला गलत था। ये मध्य प्रदेश के 11% भाग पर फैले हुए हैं। नर्मदा घाटी के दक्षिण में समानांतर में है। दूधी, तवा, देनवा नदियां प्रवाहित होती हैं। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी की बात किया तो धूपगढ़ है। सतपुड़ा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है, ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है? आहा, क्षेत्रफल की दृष्टि से है ना, ये क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पठार, मध्य भारत का पठार काफी फैला 28% पर। बुंदेलखंड का पठार भी ठीक ठाक मात्रा में 7.7। रीवा पन्ना का पठार भी, बघेलखंड का पठार आएगा इसका। बघेलखंड का पठार जो है सबसे छोटा पठार है। चलो एक बार देख भी लेते हैं, हाँ ठीक है। पूर्वी पठार बघेलखंड का पठार जो है सबसे छोटा है। यह मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। किस भाग में? मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। इसका क्षेत्रफल केवल लगभग 7% है। संबंधित जिले सिंगरौली, सीधी और रीवा और शहडोल जिलों में फैला है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा प्राकृतिक पठार पूछा जाए तो पूर्वी पठार या बघेलखंड जो है पठार है। बघेलखंड पठार मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? तो अभी बताया, पूर्वी भाग में स्थित है। बघेलखंड पठार के बारे में कुछ तथ्य हैं, इनका सही कूट का चयन कीजिए। चलिए कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की कुल क्षेत्रफल का 9% नहीं है, अभी तो बताया 7% भाग पर फैला है, गलत हो गया। इस पठार पे सोन, जोहिला, बनास, गोपद नदियां प्रवाहित होती हैं, करेक्ट है। यह पठार चावल की खेती के लिए अधिक जाना जाता है, बिल्कुल। बघेलखंड के पठार पर चावल की खेती की जाती है। ऑप्शन 2 और 3 सही रहेंगे, जबकि पहला वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से किस प्रकार की चट्टानों का विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में देखा जाए तो आर्कियन चट्टानों भी मिलती हैं, विंध्यन भी मिलती हैं और गोंडवाना भी मिलती हैं। तो हम कहेंगे भाई सभी चट्टानों का मध्य प्रदेश में विस्तार जो है मिलता है। कुछ और भी मिलती हैं, उनकी बात कर लेते हैं, जैसे आर्कियन, धारवाड़, कटप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप और टरसरी। देखा जाए तो मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना में सभी प्रकार की चट्टानों को देखने को आपको मिल जाती है। बघेलखंड नीस किन चट्टानों में पाई जाती है? सॉरी, बुंदेलखंड नीस किस चट्टानों में पाई जाती है? तो बुंदेलखंड नीस किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाएगी? सोच के खुद सोचो भाई, आर्कियन क्रीम की चट्टानों में पाई जाएगी नीस, तो है ना। तो आपकी कहेंगे आर्कियन चट्टानों में जो है पाई जाती है। अत्यधिक प्राचीनतम चट्टान है आर्कियन चट्टान है। इन चट्टानों का निर्माण प्रीकैम्ब्रियन काल में हुआ है। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण के कारण इन्हें नीस एवं शिष्ट के निर्माण में कहा जाता है, निर्माण हुआ है। बुंदेलखंड नीस सबसे पुरानी नीस कही जाती है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। यह बुंदेलखंड के पठार विशेषतः टीकमगढ़, निवाड़ी, पूर्वी दतिया, पूर्वी शिवपुरी में जो है देखने को मिल जाता है। खनिज एवं जीवाश्मों का यहाँ पर जो है अभाव, मिलते नहीं है, अभाव पाया जाता है, ध्यान रखेगा। बहुत पुरानी चट्टान है। मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रीम की चट्टानों के रूप में चिल्पी क्रीम से किस खनिज की प्राप्ति होती है? तो भाई चिल्पी क्रीम से बात कर रहा है किस
आपके खनिज की प्राप्ति होगी, आप कहेंगे मैंगनीज खनिज की प्राप्ति जो है की जाती है। तो धारवाड़ चट्टानें आर्कियन चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप चट्टानों का निर्माण हुआ। सीधी बात क्या है, तो आर्कियन में जब निक्षेपण हुआ, अपरदन हुआ, तब धारवाड़ चट्टानों का जो है निर्माण हुआ। और इन्हीं धारवाड़ चट्टानों में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में है चट्टाने संकुल श्रेणी, जबलपुर में जैसे चिल्पी श्रेणी, बालाघाट में, तौंसर श्रेणी, छिंदवाड़ा में पाई जाती हैं। और इनमें प्रमुख रूप से मैंगनीज जो है खनिज पाया जाता है। धारवाड़ चट्टानों के बारे में विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। चलिए विचार करें। धारवाड़ चट्टानों का नामकरण कैसे हुआ, तो कर्नाटक के गांव है धारवाड़, यहीं पर सबसे पहले धारवाड़ चट्टानों को खोजा गया था, इसी के नाम पर धारवाड़ चट्टानों का नामकरण हुआ। आर्कियन चट्टानों के अपरदन से इनका निर्माण हुआ है। धारवाड़ चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम के, नहीं सॉरी, एक मिनट, हाँ सही है, इनका नाम कर्नाटक के धारवाड़ नाम पर हुआ है, करेक्ट है। आर्कियन चट्टानों के अपरदन से इसका निर्माण हुआ, हाँ बिल्कुल ये भी सही है। इनके चट्टानों को समृद्ध चट्टाने नहीं, इनके चट्टानों को समृद्ध चट्टाने कहा जाता है, समृद्ध चट्टाने ही कहा जाता है ना, कि खनिज पाए जाते हैं। तो तीसरा गलत लिखा है, क्योंकि पहला और दूसरा जो है आपका ऑप्शन करेक्ट है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की प्राप्ति जो है किस प्रकार की चट्टानों से होती है। आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में पन्ना में हीरा पाया जाता है। अब हीरा की प्राप्ति पूछ रहा है किस प्रकार की चट्टानों से होती है। कटप्पा चट्टानें पाई जाती हैं, और कटप्पा चट्टानों से ही, एक वो वाला कटप्पा नहीं है ना, कटप्पा चट्टानों से ही पन्ना में हीरे की प्राप्ति जो है की जाती है। अच्छा, कटप्पा चट्टानों की जो निर्माण है वो कैसे हुआ, तो धारवाड़ क्रम के चट्टानों के अपरदन निक्षेपण से हुआ। आपका कहने का मतलब ये है, आर्कियन में जब आर्कियन चट्टानों में जब अपरदन निक्षेपण हुआ तो धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हो गया। जब धारवाड़ में अपरदन निक्षेपण हुआ तो कटप्पा चट्टानों का निर्माण हो गया, और कटप्पा चट्टानों में ही हीरे पाया जाता है। और इन चट्टानों में, कटप्पा चट्टानों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, हीरा जैसे खनिज प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश की बिजावर श्रेणी है पन्ना में, जहां पर हीरा सबसे ज्यादा पाया जाता है। कई स्रोतों में हीरा उत्खनन में विंध्याचल चट्टानों में को भी बताया गया है, लेकिन वैसे ऑफिशियली कडप्पा चट्टानों में पाया जाता है। कडप्पा चट्टानों के बारे में विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। इनका नामकरण कडप्पा चट्टानों का आंध्र प्रदेश के कोटप्पा जिले के नाम पर, क्योंकि आंध्र प्रदेश के कोटप्पा जिले में सबसे पहले कडप्पा चट्टानों को खोजा गया, इसलिए इन्हीं के नाम पर रखा गया। धारवाड़ का इनका कर्नाटक के धारवाड़ से, कडप्पा का आंध्र प्रदेश के कडप्पा से। कोटप्पा चट्टानों का नामकरण, अच्छा देखो कहीं कहीं आपको मिलेगा कटप्पा, ये भी एक कहो नहीं साफ सर आप गलत बोल देते हो, कटप्पा, और कहीं कहीं आपको मिलेगा कोटप्पा। अब देखो ये अलग अलग जगह लिखा है, लेकिन आप तो समझ जाओ कि भाई किसकी बात हो रही है, ठीक है। कोटप्पा चट्टानों का नामकरण धारवाड़ चट्टानों के अपरदन से हुआ है। इन चट्टानों में हीरा पाया जाता है, तो हम कहेंगे भाई डी ऑप्शन रहेगा, सी नो ऑप्शन करेक्ट है। मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार नर्मदा सोन घाटी के किस भाग में पाया जाता है। तो भाई पूछ रहा है किस भाग में, तो हम कहेंगे उत्तरी भाग में। तो विंध्यन क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार नर्मदा सोन घाटी के उत्तरी भाग में पाया जाता है। कडप्पा चट्टानों के बाद इन चट्टानों का ही विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है, और ये परतदार चट्टानें होती हैं। कभी पूछा जाए विंध्यन क्रम की चट्टानें कैसी हैं, परतदार चट्टानें हैं। और ये चट्टानों का विस्तार कैमूर, भांडेर, सोन श्रेणी में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों के लाल बलुआ पत्थर से ऐतिहासिक इमारत का निर्माण हुआ है। तो कौन सी इमारत का निर्माण हुआ है, सांची का स्तूप। ध्यान रखिएगा, सांची स्तूप का जो है लाल बलुआ पत्थर से निर्माण हुआ है। लाल बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर और संगमरमर के भंडार जो है विंध्यन क्रम के चट्टानों में पाए जाते हैं। और सांची का स्तूप जो है बलुआ पत्थर से निर्मित हुआ ऐतिहासिक इमारत से, जो कि विंध्यन क्रम की चट्टानों से ही लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योगों का विकास विंध्याचल श्रेणी में सतना, रीवा, कटनी जिले में अधिक हुआ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहीं पर आपको जो है चूना पत्थर वगैरह मिलता है, तो सीमेंट उद्योग यहीं पर लगा है। कारण है कि विंध्याचल चट्टानों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर के अधिक भंडार है। हाँ ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है, तो ए आर दोनों सही होगा, और आर्य की व्याख्या भी सही कर रहा है। मध्य प्रदेश में कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। अब बात की जा रही है कि मध्य प्रदेश में जो कोयला है वो किन प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टान, मध्य प्रदेश में कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरेसिक युग के बीच में इनका निर्माण हुआ है। मध्य प्रदेश में यह चट्टानें पेंच घाटी, सोन घाटी, जबलपुर और बघेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी, गोंडवाना क्रम की। यह चट्टान कोयला के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और भारत में जो सर्वाधिक कोयला भंडार है इन्हीं चट्टानों के बीच में जो है पाया जाता है। मध्य प्रदेश में विस्तृत गोंडवाना क्रम की चट्टानों किस खनिज के निक्षेप प्राप्त होते हैं। तो कौन से निक्षेप प्राप्त होते हैं, तो आप कहोगे भाई कोयला के निक्षेप प्राप्त होते हैं, अभी तो बताया गोंडवाना में, है ना।
अभी बताया गोंडवाना में कोयला के निक्षेप प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश में कोयला पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में कोयला कहाँ, पेंच घाटी में पाया जाता है, सोन घाटी में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गोंडवाना क्रीम की चट्टानें पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे, अच्छा एक मिनट, मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र की बात किया, सुहागपुर शहडोल में, सिंगरौली उमरिया में, सारडी बैतूल में और गोंडवाना चट्टानों के अंतर्गत ये सब आता है तो पाया जाता है। भूविज्ञान की दृष्टि से मध्य प्रदेश के किस भाग का हिस्सा है? बढ़िया क्वेश्चन रहा। भूविज्ञान की दृष्टि से जो मध्य प्रदेश है किस भाग का हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। बहुत छोटा क्वेश्चन है, ज्यादातर लोगों को पता ही होगा। मध्य प्रदेश में ऊपरी गोंडवाना क्रीम की चट्टानों के रूप में महादेव उपक्रम को किसी अन्य नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो पचमढ़ी उपक्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो महादेव को किसके? पचमढ़ी उपक्रम के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है। और आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आपको भी थोड़ा सा लगना चाहिए कि आपके जो ग्रुप वगैरह हैं उनमें शेयर कर दिया करो वीडियो को, जिससे और भी लोगों के पास पहुंच सके, मुझे मोटिवेशन मिले। साथ में हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। इस ऐप पर आप लोग क्या कर सकते हो? मल्टीपल टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। टेस्ट सीरीज के अलावा आप लोग पीडीएफ डाउनलोड सभी चीजें कर सकते हो यूपीएससी नट। तो अभी डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन से यूपीएससी नट जो है आप डाउनलोड कर लीजिए। हमारा ही ऐप आ चुका है, इसमें आपको हर चीज मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के अपरदन से हुआ है? तो काली मिट्टी का निर्माण जो है दक्कन ट्रैप चट्टानों के अपरदन से मिलता है। और दक्कन ट्रैप का निर्माण जो है क्रेटियस युग में ज्वालामुखी क्रियाएं हुई, इसी के फलस्वरूप बेसाल चट्टानों का निर्माण हुआ और इन्हीं बेसाल चट्टानों कहा जाता है। और यह मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग मालवा के पठार में पाई जाती हैं और यहीं पर काली मिट्टी का निर्माण हुआ। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भाई काली मिट्टी पाई जाती है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान नवीनतम चट्टान है? तो इन सभी में नवीनतम चट्टान तो टर्सरी चट्टान है। कौन सी है? टर्सरी चट्टानें सबसे अभी वर्तमान की चट्टान है। और टर्सरी चट्टानों का निर्माण हिमालय निर्माण के साथ हुआ है। हिमालय का जब निर्माण हुआ अभी कुछ साल पहले ही, तब यह हिमालय निर्माण के साथ टर्सरी चट्टानों का निर्माण हुआ और यह चट्टान सबसे नवीनतम चट्टानें कही जाती है। मध्य प्रदेश में नदी घाटी में नर्मदा एवं सोन घाटी भी पाई जाती है। मध्य प्रदेश में मालवा पठार से उद्गित होकर उत्तर पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियां किस नदी में मिल जाती हैं? मध्य प्रदेश में मालवा से पठार से उद्गित होकर उत्तर पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियां किस में मिल जाती हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। सी, यमुना नदी में मिल जाती हैं। किसमें? यमुना नदी में जो है मिल जाती हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। और इस पठार में कौन सी? तो चंबल, ताप, पार्वती, सिंध, ये सभी नदियां कहाँ मिलती हैं? यमुना नदी में जाकर जो है मिल जाती है। मध्य प्रदेश मालवा का पठार नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है? तो मालवा का पठार जो है नर्मदा के अलावा किस नदी के मध्य में जल विभाजक का कार्य करता है? चंबल नदी। चंबल नदी के रूप में भी कार्य करता है। मालवा के पठार का जल विभाजक की बात किया तो चंबल और नर्मदा नदी के मध्य। कैमूर श्रेणी की बात किया तो यमुना एवं सोन नदी के मध्य। अमरकंटक की बात किया तो महानदी और सोन या नर्मदा नदी के मध्य में जो है जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। जल विभाजक समझते हो ना, ये दो नदियां निकल रही हैं, इन दो नदियों के बीच में कोई पठार आ गया, पर्वत श्रेणी आ गई, उसको ही जल विभाजक कहते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सी श्रेणी यमुना सोन नदी के मध्य जल विभाजक के रूप में कार्य करती है? तो कैमूर श्रेणी करती है यमुना एवं सोन नदी के बीच में जल विभाजक के रूप में कार्य। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला मालवा पठार में सम्मिलित नहीं है? तो इन सभी जिलों में मालवा पठार में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? नीमच सीहोर सम्मिलित है, उज्जैन रतलाम भी सम्मिलित है, देवास विदिशा भी। बैतूल नरसिंहपुर सम्मिलित नहीं है। बैतूल नरसिंहपुर सम्मिलित नहीं है। मध्य प्रदेश के जिले और कुछ पठार हैं, जैसे मध्य भारत के पठार में ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर आता है। बुंदेलखंड के पठार में निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, अशोकनगर आता है। मालवा के पठार में इंदौर, देवास, उज्जैन, रतलाम, सीहोर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ आता है। रीवा पन्ना के पठार में पन्ना, सतना, दमोह, कटनी आता है। नर्मदा घाटी में होशंगाबाद, नरसिंहपुर, हरदा, खरगोन, जबलपुर आता है। और सतपुड़ा मैकाल में छिंदवाड़ा, बैतूल, बुरहानपुर, बड़वानी और बघेलखंड के पठार में सीधी, सिंगरौली, शहडोल एवं रीवा। ये सभी जो पठार हैं आपके, इन सभी पठारों के बीच में जो आपके जिले हैं वो कौन से जिले आते हैं वो बात की है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको कहीं नोट डाउन कर लो। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला बुंदेलखंड पठार में शामिल नहीं है? तो बुंदेलखंड पठार में बताया निवाड़ी, छतरपुर है, टीकमगढ़, सागर भी है, छतरपुर, अशोकनगर भी है। नरसिंहपुर, होशंगाबाद कैसे आ सकता है? भाई ये साउथ के हैं, कैसे आ सकता है? तो आप कहोगे भाई ये नहीं आएंगे। मध्य प्रदेश में मध्य भारत पठारों की नदियां आमतौर पर किस दिशा में प्रवाहित होती हैं?
कही जा रही है कि मध्य प्रदेश में जो मध्य भारत के पठार में जो नदियां प्रवाहित होती हैं आमतौर पर किस दिशा में प्रवाहित होती हैं, तो उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर एवं उत्तर पश्चिम दिशा में जो है प्रवाहित होती है, ध्यान रखिएगा। जिनमें चंबल, काली सिंध, कूनो, सिंध, सीप, पार्वती नदियां प्रवाहित होती हैं जो उत्तर एवं उत्तर पश्चिम में बहती हैं। चावल का मुख्यतः उत्पादक किस क्षेत्र में होता है, तो बघेलखंड क्षेत्र में सबसे ज्यादा चावल का जो है प्रमुखता उत्पादन किया जाता है। बघेलखंड पठार के लिए चावल जाना जाता है, मालवा पठार में सोयाबीन एवं गेहूं, सतपुड़ा के पठार में मक्का, मध्य भारत में सरसों, बुंदेलखंड में गेहूं तिल, नर्मदा घाटी में गेहूं गन्ना दाल। तो ये जो फसलें हैं किस पठार में की जाती हैं, इसकी प्रमुख इंपोर्टेंटता है। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में पश्चिम से पूरब की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला कौन सा क्रम सही है, तो पश्चिम से पूरब की ओर, वेस्ट टू ईस्ट की ओर चलना है हमें, वेस्ट से ईस्ट की ओर चलना है हमें सतपुड़ा श्रेणी में, कौन सा क्रम सही है। तो सही क्रम की बात किया तो सबसे पहले तो बड़वानी आएगा भाई, फिर महादेव आएगा, फिर मैकाल आएगा। क्यों? क्योंकि ये पश्चिम में, ये मध्य में और ये आपकी पूरब में, तो ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बुंदेलखंड पठार कौन सा स्थान मौजूद है, तो बुंदेलखंड पठार इन सब में देखा जाए तो शिवपुरी है ना, क्या बात कर रहे हो, इसमें तो आपको सोचना ही नहीं है, भोपाल है नहीं, होशंगाबाद है नहीं, सांची है नहीं, तो बुंदेलखंड पर शिवपुरी है। बात की जाए मध्य प्रदेश नर्मदा सोन घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य में है, भाई मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी की बात करें किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में है, विंध्याचल सतपुड़ा। एमपी की तो छोटी सी भी किताब उठा लो, सबसे पहले लिखा होगा, है ना, एमपीपीएससी फॉरेस्ट 2018 में पटवाई 22 में क्वेश्चन आया, बताओ इतना सरल क्वेश्चन है ना। बात करेंगे, अच्छा नर्मदा सोन घाटी समझ लिया, विंध्याचल एवं सतपुड़ा के मध्य में है। ताप्ती नदी की बात पूछी जाए तो ताप्ती घाटी की, तो सतपुड़ा एवं अजंता श्रृंखला के मध्य में है, ध्यान रखो, अजंता महाराष्ट्र राज्य में है, नहीं तो भूल जाओ। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी की बात की जा रही है तो गुडविल चोटी है। कौन सी है? गुडविल। विंध्याचल की पूछी है, गुडविल है, नहीं सतपुड़ा पे टिक लगा दो, है ना। तो विंध्याचल की गुडविल सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखिएगा। तो विंध्याचल जो है इसका पश्चिमी भाग है और इसके अंतर्गत मांडू, असरफी, बांचू पॉइंट, काकड़ी वर्डी, सलकनपुर, भीमबेटका जो है आते हैं। भांडेर में बात किया तो विंध्याचल का मध्य का भाग है। इस श्रेणी की सद्भावना चोटी जिसे गुडविल कहते हैं 752 मीटर ऊंची है और यह दमोह में स्थित है। कैमूर की बात किया तो विंध्याचल का पूर्वी भाग है, इसके अंतर्गत त्रिकुटा पर्वत, वही त्रिकुटा पर्वत आता है ना, मेहर सतना में है, गिद्धराज सतना में है। अब मेहर तो अलग एक जिला बन गया है, त्रिकुटा पर्वत और गिद्धराज सतना में है। यहाँ से के नदी उद्गम स्थल होता है और कैमूर श्रेणी यमुना और सोन नदी के बीच में जो है जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। मध्य प्रदेश के किस पठार के अंतर्गत जबीरा का गुम्बद स्थित है? जबीरा का गुम्बद किसके पठार के अंतर्गत है? तो रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत जबीरा का गुम्बद आता है, ध्यान रखिएगा। जबीरा कौन है? रानी दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत एक पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। उमरिया जिले में बांधवगढ़ जो पहाड़ियां हैं किस पर्वतमाला में स्थित है? तो आप कहेंगे विंध्य पर्वतमाला में स्थित है। जो बांधवगढ़ में उमरिया में जो पहाड़ियां हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान विंध्याचल पर्वत में जो है आपका स्थित है। और इस राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी गंगा नदी? चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। कौन सी? चरण गंगा नदी जो है प्रवाहित होती है, ये भी ध्यान रखो आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी? सतपुड़ा श्रेणी है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भाई मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। तो मध्य प्रदेश एवं सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग वाली। राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य प्रदेश के पश्चिम वाली चूलगिरी है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो मध्य प्रदेश की उत्तर की सिद्ध बाबा है। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए मध्य प्रदेश के पश्चिम की सिगार है। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो सद्भावना एवं गुडगिल है। मध्य भारत पठार ग्वालियर चंबल पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है टोंगरा है, जो कि श्योपुर जिले में स्थित है। तो कभी आए कि मध्य भारत पठार या ग्वालियर चंबल पठार की, तो टोंगरा है। लेकिन अगर पूछे जाए बुंदेलखंड की तो सिद्ध बाबा है, मालवा की शिगार है, विंध्याचल की सद्भावना गुडविल है, मध्य प्रदेश की धूपगढ़ है, सतपुड़ा की धूपगढ़ है, मैकाल की अमरकंटक है। भाई इससे ज्यादा याद नहीं करा सकता हूँ, याद कर लो आराम में, 2-3 बार वीडियो देख लेना, वैसे याद हो जाएगी, इतना ज्यादा वो नहीं है रॉकेट साइंस। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अभी बताया धूपगढ़ है। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी कहां पर है?
हिल स्टेशन जो पचमढ़ी है वो कहां पर है भाई, महादेव पहाड़ी पर है। किस पर, महादेव पहाड़ी पर हिल स्टेशन है। कौन कौन घूम के आ गया हिल स्टेशन, बताओ कमेंट करके बताइए। होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत महादेव पहाड़ी है और यहीं पर हिल स्टेशन पचमढ़ी है। पचमढ़ी की खोज किसने की, तो ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन जे फॉरसोथ ने की थी। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को ग्रीष्मकालीन की राजधानी भी कहते हैं। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से है, तो मध्य प्रदेश मुख्य रूप से क्या है, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश मुख्य रूप से पठार का हिस्सा है। क्या है, पठार के रूप में जाना जाता है, जो कि दक्षिण पठार का भाग है। मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी रोलिंग पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश के उत्तर में जो उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियां हैं इनको हम बुंदेलखंड कहते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा, बुंदेलखंड कहते हैं, ध्यान रखिएगा। विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो विंध्याचल श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी गुडविल है, जिसको सद्भावना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सद्भावना भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। 752 मीटर ऊंची है। वह जिला जो प्रत्यक्ष शहर है ना कहा जाता है, तो भाई अभी सबसे ऊपर पूछा था प्रत्यक्ष शहर किसे कहते हैं, तो आपका ऑप्शन रहना चाहिए मांडू को कहते हैं। क्या कहते हैं, मांडू। क्यों, क्योंकि इस खूबसूरती शहर को ही प्रत्यक्ष शहर कहा जाता है। इतिहास एवं अजीब तथ्यों के रहस्य यहाँ पर मौजूद है मांडू में। मांडू को भी घूमने का प्लान बनाओ तो मुझे भी बुला लेना आप लोग, ठीक है, मैं भी आ जाऊंगा। मध्य प्रदेश में मांडू शहर को प्रत्यक्ष शहर के रूप में जाना जाता है। भारत में फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, विजयनगर कर्नाटक में भारत के प्रमुख प्रत्यक्ष शहर है। तो मध्य प्रदेश में क्या हो जाएगा, मांडू हो जाएगा। कभी पूछा जाए उत्तर प्रदेश में तो आप कहोगे फतेहपुर सीकरी। क्या कहोगे, फतेहपुर सीकरी। वहीं पूछा जाए कर्नाटक में तो कर्नाटक में आप कह दोगे विजयनगर। ये सभी क्या है, भारत में है प्रत्यक्ष शहर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात करेंगे मालवा पठार में स्थित पहाड़ियों को ऊंचाइयों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहाड़ियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले क्या आएगा, धजारी चोटी आएगी, इसकी कितनी है 810 मीटर है। फिर जानापा पहाड़ी आएगी 854 मीटर है। फिर सिगार चोटी आएगी 881 मीटर है। पहला वाला ऑप्शन सही है। तो मालवा पठार में चोटियां बनी है, इसकी ऊंचाई क्रम में बात की जा रही है। सबसे अच्छा बढ़ते क्रम में सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी है, ध्यान रखिएगा 881 मीटर। उसकी से छोटी जानापाव चोटी है 854 मीटर। फिर धजारी चोटी है 810 मीटर। चूलगिरी की पहाड़ियां मध्य प्रदेश के किस भाग में है, बहुत चूलगिरी की पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम में। कहां पर है, दक्षिण पश्चिम भाग में ये मध्य प्रदेश, ये दक्षिण पश्चिम भाग में चूलगिरी की पहाड़ियां हैं। बड़वानी जिले में आपको देखने को मिल जाती हैं। 52 गजा मंदिर इन्हीं पहाड़ियों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, श्यामला हिल्स ईदगाह पहाड़ियां मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हैं, तो श्यामला हिल्स और ईदगाह पहाड़ियां की बात की जा रही है मध्य प्रदेश में भोपाल में। कहां पर है, भोपाल में। अच्छा भोपाल में और भी चीजें हैं, जैसे श्यामला हिल्स हो गया, ईदगाह हिल्स हो गया, कटारा हिल्स है, अरेरा हिल्स है और नवेरी हिल्स है। ये पांचों हिल्स की पहाड़ियों को याद कर लो। ये सभी पांचों की पांचों कहां पर है, भोपाल में स्थित है। भाई एग्जाम में फंसा देता है। कौन सी पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश में मौजूद है, तो मध्य प्रदेश में कौन सी है भाई, विंध्याचल है। तो समझ के टिक क्या लगाना है, इसको तो आंख बंद करके लगा लो, है ना। चलिए बात करेंगे गिद्धराज पर्वत और गिद्धराज पर्वत, मतलब एक ही नाम है, गिद्धराज हो या गिद्धराज हो पर्वत मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो मध्य प्रदेश के मेहर जिले में स्थित है। मेहर एक अलग जिला बन गया है, तो मेहर जिले के रामनगर तहसील है, वहां पर ही देवराजनगर है, वहीं पर गिद्धराज पर्वत स्थित है। सोन नदी के दक्षिण और नर्मदा ताप्ती नदी के मध्य में कौन सी पर्वत श्रेणी है, सोन नदी के दक्षिण में और नर्मदा ताप्ती नदी के मध्य में कौन सी पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी है। कौन सी है, सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी है। तो आप देखा जाए तो ये और जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सोन नदी के दक्षिण और नर्मदा ताप्ती नदी के मध्य में, तो ये हो जाएगी आपकी श्रेणी, है ना। और यहां पर आ जाएगी ताप्ती और यहां हो जाएगी नर्मदा। अच्छा ये नर्मदा ये ताप्ती, ध्यान रखिएगा, तो ये मध्य में स्थित है। अच्छा मध्य प्रदेश में मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, अच्छा ऊपर बता ही चुका हूं। छत्तीसगढ़ में मैकाल जो पर्वत श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है बदरगढ़ है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैकाल तो मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, जहां से सोन नदी बहती है, सोन और नर्मदा। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में मैकाल है उसकी सबसे चोटी ऊंची है तो बदरगढ़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ राज्य में मैकाल की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ है, बताया अभी मैंने आपको। जबकि पूछे जाए कि मालवा पठार किससे निर्मित है, भाई मालवा पठार किससे निर्मित है, तो मालवा पठार जो कहेंगे दक्कन ट्रैप से निर्मित है, जहां पर जो है काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है ना। चलिए मालवा पठार को सोयाबीन के लिए बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई है, करेक्ट है।
मध्य प्रदेश मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है, मतलब काली मिट्टी से बना है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन रहेगा डी, दोनों ऑप्शन जो है सही है। अखरानी मथवार पहाड़ियां मध्य निम्नलिखित में से किस नदी की गहरी कंदरा बनाई है? तो अखरानी मथवार पहाड़ियों के मध्य में किस नदी ने गहरी कंदराओं का निर्माण किया है? तो सोन नदी। ये काम कौन करती है? सोन नदी ही करती है। अखरानी हिल्स कहाँ है? तो बड़वानी में है। मथावर पहाड़ियां पूछी जाए तो कहाँ है? अलीराजपुर में है। और इन्हीं के मध्य से नर्मदा नदी बहती है और गहरी घाटी का जो है निर्माण कर दिया है। बीजागढ़ की पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो बीजागढ़ की पहाड़ियों की बात की जा रही है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित है। सतपुड़ा श्रेणी के पश्चिम भाग में है। सतपुड़ा के पश्चिम भाग में अखरानी की पहाड़ियां, बड़वानी की पहाड़ियां, मथवार की पहाड़ियां, बीजागढ़ की पहाड़ियां, ग्वालगढ़ की पहाड़ियां और असीरगढ़ की पहाड़ियां जो है पाई जाती हैं। ये सभी किसकी पहाड़ियां हैं? सतपुड़ा श्रेणी की ही भाग हैं या पहाड़ियां हैं। मैकाल श्रेणी संबंधित है। मैकाल श्रेणी किससे संबंधित है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से संबंधित है। सतपुड़ा की पूर्वी वाला हिस्सा मैकाल श्रेणी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत नहीं आता? तो बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत दतिया आता है, पन्ना भी आता है, छतरपुर आता है, शहडोल आता है। हम कहेंगे भाई शहडोल तो नहीं आता है। क्या है? शहडोल नहीं आता है। तो बुंदेलखंड पठार में पन्ना, दतिया, छतरपुर आता है। और भी जिले हैं, सागर हो गया, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, ये सभी बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत ही आते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिंद, मैकाल और सतपुड़ा पर्वतमाला के मिलन बिंदु के रूप में जाना जाता है? कहा जा रहा है कि विंध्यन, सतपुड़ा और मैकाल, इन तीनों के मिलन बिंदु के रूप में किसको जाना जाता है? तो अमरकंटक। अमरकंटक जहां से नर्मदा एवं सोन नदी जो है निकलती है, वही अमरकंटक में विंध्यन, मैकाल, सतपुड़ा का मिलन बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिलन बिंदु जो है कहा जाता है। बात करेंगे अच्छा प्रमुख चोटियां हैं, जैसे छिंदवाड़ा में पुरोगढ़ चोटी है, होशंगाबाद में चौरागढ़ चोटी है, बैतूल में कालीभीत, बड़वानी में चूलगिरी और महाराष्ट्र में कलसूबाई चोटी है प्रमुख। तो ये सतपुड़ा की ही चोटियां हैं, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से सतपुड़ा की रानी के रूप में कैसे जाना जाता है? तो पचमढ़ी को जाना जाता है ना। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के रूप में जो है जाना जाता है। मध्य प्रदेश के कश्मीर और पर्यटक स्थलों का स्वर्ग कहा जाता है सतपुड़ा को। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है अगर बात की जाए तो आप कहेंगे इसकी ऊंचाई जो है 1350 मीटर है, ध्यान रखिए। मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात रीवा पठार से निकलता है? अरे जलप्रपात कैसे आ गया यहाँ पर? चलिए कोई बात नहीं। जलप्रपात जो है रीवा के पठार से निकलता है। तो केविटी फॉल्स, केविटी जलप्रपात जो है रीवा के पठार से निकलता है। अच्छा कुछ अन्य जलप्रपात भी, जैसे बहुती, चचाई, केविटी, पूर्वा, पियावन, बेलोही और पांडव गाथा, ये सभी जलप्रपात रीवा पन्ना पठार के ही जलप्रपात हैं, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिले में कैमूर श्रेणी शुरू होती है। तो कैमूर श्रेणी कहां से शुरू होती है? जबलपुर से जो है आपकी कैमूर श्रेणी जो है शुरुआत की जाती है। सतपुड़ा श्रेणी निम्नलिखित में से किस नदी के बीच जल विभाजन के रूप में वाटर शेड बनाती है? तो सतपुड़ा श्रेणी किन नदी के बीच का जल विभाजन बनाती है? तो नर्मदा और ताप्ती। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो ये नर्मदा नदी बह रही है। कौन सी? ये नर्मदा नदी बह रही है। फिर इसकी क्या है? आपकी सतपुड़ा श्रेणी हो जाएगी। फिर यहां पर आपकी ताप्ती बह रही है। कौन सी? ताप्ती बह रही है। तो आप कहेंगे नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुड़ा श्रेणी है, या ये कहो कि सतपुड़ा श्रेणी जल विभाजन के रूप में नर्मदा ताप्ती के रूप में कार्य करती है। विंध्याचल जो पर्वतमाला है गंगा और नर्मदा के मध्य में है, ध्यान रखिएगा। ये गंगा नदी बह रही है, हालांकि बहुत उत्तर में है लेकिन गंगा नदी बह रही है। ये आपकी विंध्याचल पर्वतमाला हो जाएगी। ये आपकी गंगा, ये आपकी विंध्याचल और ये आपकी नर्मदा नदी बह रही है। तो ये विंध्याचल जो है नर्मदा एवं गंगा के मध्य में है। और आपकी ध्यान रखना है सतपुड़ा जो है आपकी, ये सतपुड़ा श्रेणी है और सतपुड़ा श्रेणी जो है नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य में है। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य में है, ध्यान रखिएगा। और अगर कैमूर श्रेणी की बात किया है तो यमुना एवं सोन के मध्य में है, ध्यान रखो। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन किस जिले में है? एकमात्र हिल स्टेशन होशंगाबाद जिले में स्थित है। कौन सा है? पचमढ़ी, जो कि महादेव पहाड़ियों में स्थित है। चलिए बात करेंगे किस पर्वत की तलहटी पर भीमबेटका की गुफाएं हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं विंध्यन पर्वत श्रेणी पर स्थित है। किस जिले में है? मध्य प्रदेश की रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका की गुफाएं। ध्यान रखना है विंध्यन पर्वत श्रेणी में है, रायसेन जिले में स्थित है और इसकी खोज वी.एस. वाकड़कर के द्वारा की गई थी। और भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है? तो शिवपुरी जिला। शिवपुरी जिला जो है मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है। मध्य भारत के पठार में कुछ और भी जिले आते हैं, जैसे नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी।
और मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी भी कहा जाता है, क्योंकि भिंड और मुरैना में क्या सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में मुक्तागिरी की पहाड़ियों के चारों ओर दिगंबर जैन संप्रदाय के कितने मंदिर बिखरे हुए हैं? तो कहा जा रहा है कि जो मुक्तागिरी की पहाड़ियां के चारों ओर जो दिगंबर जैन मंदिर संप्रदाय के प्रमुख मंदिर हैं, कितने बिखरे हुए हैं? तो ऑप्शन रहेगा भाई 52 मंदिर बिखरे हुए हैं। कितने? 52 मंदिर जो है बिखरे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। बैतूल जिले के भैंसदेही तहसील के अंतर्गत सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है। यहीं पर मुक्तागिरी की पहाड़ियां हैं, एक सिद्ध जैन तीर्थ स्थल है और यहाँ इसके चारों ओर जैन दिगंबर संप्रदाय के 52 मंदिर जो है बिखरे हुए हैं। नियोजन प्रदेश के आधार पर ग्वालियर एग्रो प्रदेश में शामिल नहीं है। तो कौन सा आपका शामिल नहीं है? तो आप कहेंगे ग्वालियर, भिंड, मुरैना शामिल है, जबकि श्योपुर इसमें शामिल नहीं होता है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी और दतिया, ये 5 जो है क्षेत्र आपके ग्वालियर एग्रो प्रदेश के अंतर्गत शामिल होते हैं, जबकि शिवपुरी शामिल नहीं होता है। नियोजन के आधार पर छिंदवाड़ा रिसोर्स प्रदेश में शामिल नहीं है। तो कौन सा नहीं है? मंडला शामिल नहीं, जबकि बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा शामिल है। तो बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट ये छिंदवाड़ा रिसोर्स के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। नियोजन के आधार पर मध्य प्रदेश के विभाजन कितने भागों में किया गया है? तो इनको 7 भागों में विभाजन किया गया है। बात की जाए ग्वालियर एग्रो प्रदेश, इंदौर एग्रो इंडस्ट्रियल प्रदेश, बुंदेलखंड बघेलखंड प्रदेश, भोपाल कैपिटल प्रदेश, जबलपुर इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट प्रदेश, नर्मदा घाटी प्रदेश, छिंदवाड़ा रिसोर्स प्रदेश। ये अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक क्वेश्चन आया नहीं एग्जाम में, हो सकता है आ जाए। तो नियोजन के आधार पर मध्य प्रदेश को 7 भागों में विभाजित किया गया है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इंपोर्टेंट है, अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है। बात करेंगे विंध्यन स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो भांडेर पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? भांडेर पठार कहता है। और स्कार्पलैंड कैसे कहते हैं? मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था क्वेश्चनों में। रीवा पन्ना के पठार को विंध्यन कगारी को रीवा पन्ना पठार को भांडेर पठार या स्कार्पलैंड के रूप में जो है जाना जाता है। विंध्यन स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग भांडेर का पठार है। तो आज हमने यहाँ पर अपना तीसरा वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है ना। तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में कौन सा चैप्टर कंप्लीट होगा पहले उसको भी समझ लो, फिर जाना। आप लोग जाते बहुत जल्दी हो, सुन लिया करो, पहले कुछ इंपोर्टेंट बात ही कर रहे होंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा नदी तंत्र एवं परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि नदी से नदी होगी, झरने होंगे। अच्छा, झरने तो नेक्स्ट वीडियो उसमें है ना। तो झरने तो उसमें होंगे और आपकी बहुउद्देशीय परियोजनाएं होंगी। कौन सी? बहुउद्देशीय परियोजनाएं इसमें होंगी। तो ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चौथे चैप्टर को मिस नहीं करना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। इस बुक को अगर आपको लेना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां से आप लोग जो है परचेस कर लीजिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।